गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक की मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं डॉक्टर अरुण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं सफल केमिस्ट्री फैकल्टी। आप लोगों के लिए नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन टॉपिक्स की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर उन टॉपिक्स को हम प्रॉपर वे में समझ लेते हैं तो नो डाउट हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा सही लगता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की बात करेंगे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा हम समझ लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, देखिए आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि जो हमारे पास इस टाइप के केसेस हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो मैं आपको बता देता हूं जहां पर बहुत ज़्यादा आती है। अब देखिए उन टॉपिक्स को स्पेशली देखिए, वैसे तो जो कंप्लीट केमिस्ट्री है, कंप्लीट केमिस्ट्री में ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए थोड़े थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा बात करूँ तो देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत करती हैं। तो देखिए, आज जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको दिक्कत करती हैं और जिन क्वेश्चंस की हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम उस तरह के क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, तो देखिए, जो हमारी जो स्पेशल तैयारी है, जो स्पेशल प्लानिंग है, वो आज का जो सेशन है वो नीट और आईआईटी के लिए है कि आईआईटी और नीट में हम कैसे करें। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं सोचूं तो देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो, जिसमें वो आपसे ये कहते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कंपाउंड, आपसे वो कहेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या फिर वो आपसे ये कह सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ये कहें कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे देखें, कैसे करें, इस तरह के क्वेश्चंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या सोचना पड़ता है हमें, तो आज हम इस तरह की जो कहानी है उसको देखेंगे। एंड नो डाउट आप लोगों को इसमें आइडिया होगा कि किस तरीके से हम इन टॉपिक्स को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मान लो जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट्स? अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग मैसेज करेंगे और मैसेज के थ्रू मैं आपकी बात को समझूंगा, और हम आपको बहुत तरीके से ये समझाएंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डील कर पाए, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाए। देखिए, अगर मान लो हम यहां पर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना होता है तो सबसे पहले देखिएगा, एक तो आइसोमेरिज्म होती है हमें, जिस आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जैसे मान लो आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की या किसी और एटम की कोई पोजीशन बदलती है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंकित जी, गुड आफ्टरनून करण जी। तो देखिए, लेकिन हमें यहां पर जो डिफरेंस देखना है, हमें डिफरेंस ये देखना है कि एक तो हो गई हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक हो गई हमारे पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी फिर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है ज्योमेट्रिकल। गुड आफ्टरनून। देखो, आज मैं आपको सबसे पहले एक बिल्कुल सीधी सी बात
यस, आपने चेन आइसोमेरिज्म या कुछ ऐसा लिखा था। तो जो हमारे पास में इस तरह की आइसोमेरिज्म है जो आपने लिखी थी अभी, चेन आइसोमेरिज्म या कुछ ऐसा जो आपने लिखा था, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या देखना होता है। देखो, मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं बोर्ड पे, आप उसके हिसाब से समझेंगे। मान लो आपके पास में यहाँ पर एक कंपाउंड है और कंपाउंड है यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2OH। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक ये है कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल एंड स्ट्रक्चर। मुझे इनका डिफरेंस आपको समझाना है और ये बताना है कि तो दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। लेकिन अगर इस कंपाउंड में मैं एटम्स की पोजीशन को कुछ चेंज कर देता हूं तो दिस कंपाउंड विल बी इन दिस फॉर्म एंड नाउ दिस कंपाउंड इज डाइमिथाइल ईथर, यानी कि ये कंपाउंड इस टाइम पर मिथोक्सी मेथेन है। तो ये मेरे पास में यहां पर है इथेनॉल और ये कंपाउंड है इस टाइम पर हमारे पास दैट इज डाइमिथाइल ईथर। देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों में बात करता हूं तो इस कार्बन के साथ में यहां पर कार्बन अटैच था, लेकिन इस टाइम पर कार्बन के साथ में यहां पर ऑक्सीजन अटैच है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जो अटैचमेंट था पहले कुछ और एटम्स का था और इस टाइम पर जो एटम्स में अटैचमेंट है वो बदल गया। अगर इस तरह के केस बनते हैं तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन अब बात आती है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो मतलब होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि स्पेस में कोई अरेंजमेंट चेंज होता है। स्पेस में जो एटम्स लगे हुए हैं उन एटम्स में जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जो मैं यहां पर कह रहा हूं वो पॉइंट क्या है। उस पॉइंट को हम लोग कैसे समझेंगे वो देखिए क्या है। देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट समझा रहा हूं, आप लोग उसको समझेंगे आराम से कि टॉपिक बेसिकली है क्या। देखिए, अगर मेरे पास में यहां पर एक इस तरीके का एटम है, मैंने यहां पर एक एटम लिया है और ये बीच में ब्लैक कलर में मैंने कार्बन ले लिया और इस कार्बन से मैं यहां पर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनको अटैच कर रहा हूं। तो जब देखिए आप लोगों को क्या डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, इसको आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है। हाँ, यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मैं आपको आज पूरे 1 घंटे में इस बात को समझाऊंगा कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे समझते हैं और इन आइसोमेरिज्म के बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो आज जो मुझे आप लोगों को बातें समझानी है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, यस, गुड, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूं। कि होता क्या है कि स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हुए चले जाते हैं और आगे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है, ऑप्टिकल में क्या डिफरेंस आता है और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस आता है, वो इस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि हम ये समझें कि इनके जो डिफरेंस है वो क्या क्या होते हैं। अगर हम ये डिफरेंस समझ लेंगे तो आराम से चीजें बहुत अच्छे से हो पाएंगी और आप लोगों को बहुत बढ़िया भी लगेगा कि हम लोगों ने किस तरीके से इस टॉपिक को कवर अप किया है और इस टॉपिक को समझा है। आप एक बार इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखिए जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। यस, गुड इवनिंग। यहां पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ये डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट एटम है और ये डिफरेंट एटम है। ठीक, गुड इवनिंग विशाल जी। अब देखिए, मैं यहां पर एक और मॉलिक्यूल आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि इसी तरीके का मॉलिक्यूल है और उसमें भी आप लोग इसी तरह के जो एटम्स हैं उन एटम्स को आप यहां पर देख पाओगे।
कैसे हैं ये एटम्स, उनको देखिए एक बार। बिल्कुल सेम इसी तरह के जो एटम्स हैं वो आप यहां पर देख पाओगे। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं और इस तरह के टॉपिक्स को समझते हैं डिटेल में, तो आप लोगों को प्रॉपर वे में चीजों को करना होता है, प्रॉपर वे में चीजों को समझना होता है। तो देखिए, अगर मान लो मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल की दोबारा से बात करता हूं कि ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। देखो, देखिए इसमें जो एक एटम है ये मैंने यहां पर इससे मैच करा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कलर वाइज इन मॉलिक्यूल्स को देखिए, कलर वाइज ध्यान से देखिए एक बार। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं तो कलर वाइज देखिए, जो सिमिलर टाइप के एटम्स हैं, जो सिमिलर कलर के एटम्स हैं, उनको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर एक बार ध्यान से आप देखें तो ये दोनों मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। यस, अंकित जी ने कहा है कि दे लुक सेम, ये सिमिलर नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों में आप ध्यान से देखिए क्या अंतर है। अगर मैं इनको सेम साइड ऐसे ले आता हूं, अगर मैं इनको सेम साइड इस तरीके से करके ले आता हूं, तो जब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इनको इस तरीके से कर दिया, तो देखो यहां पर क्या था कि यहां पर ये ऐसे आ रहे थे, देखो मिरर इमेज नहीं थे यहां पर, क्योंकि ये और ये इसके सामने आ रहा था। लेकिन अगर आप इसको यहां पर ऐसे पकड़ लेते हैं तो आप ये देखेंगे बिल्कुल एकदम सिमिलर, आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। देखो ऐसे देखिए, यहां पर अगर मैं इनको आमने सामने कर देता हूं तो इस केस में यहां पर हमारे पास में ग्रीन आता है और यहां पर व्हाइट आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। मतलब ये निकला कि आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सिमिलर। लेकिन अगर मैं इसमें कोई सा एक ग्रुप यहां पर चेंज कर देता हूं, देखो मेरी बात समझिए आप, अगर मैंने यहां पर एक ग्रुप चेंज कर दिया तो आप देख सकते हैं कि नाउ बोथ आर डिफरेंट, नाउ बोथ आर डिफरेंट। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कि ये दोनों इस टाइम पर डिफरेंट है। आप देखेंगे कि यहां पर व्हाइट नीचे है और यहां पर व्हाइट ऊपर है, दोनों अपोजिट है। ठीक, अब अगर यहां पर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में इस ग्रुप से, यस गुड, देखो इस मॉलिक्यूल में इस ग्रुप से अटैच जो ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं, आप लोग ध्यान से सोचिए, इस ग्रुप से जो ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं, ये तीनों ग्रुप यहां पर 109 डिग्री 28 सेकेंड, मतलब 28 मिनट, मतलब ये निकला कि यहां पर ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल पर हैं। इस वाले ग्रुप से बचे हुए तीनों ग्रुप टेट्राहेड्रल एंगल पर हैं। जो हमारे पास में ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इससे डिफरेंट है, लेकिन बेटा याद रखिए कि अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें भी इस ग्रुप से अटैच्ड ये सारे ग्रुप टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल पर हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से। देखो मैंने यहां पर ये कहा है कि इस ग्रुप से अटैच ये जो तीन ग्रुप है, रिमेनिंग ग्रुप, इनकी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो टेट्राहेड्रल है। इस वाले केस में भी इस ग्रुप से अटैच जो हमारे पास में ये सारे सारे एंगल हैं, ये टेट्राहेड्रल एंगल पर हैं। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट है, अपोजिट है, अलग अलग है। तो देखिए क्या है कहानी कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में तो ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदली, इन दोनों ग्रुप में ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदली। क्या बदला है? वो बदला है रिलेटिव पोजीशन। तो एक ऐसी आइसोमेर जिसमें ग्रुप्स के बीच की
रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलती है, बल्कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन बदलती है। रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए। जो डिस्टेंस है ग्रुप से ग्रुप के बीच की, जो डिस्टेंस है, दैट शुड नॉट बी चेंज। जो हमारे पास में एंगल है ग्रुप से ग्रुप के बीच का, दैट शुड नॉट बी चेंज। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। जो चीज चेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिलेटिव पोजीशन। अब आप में से कहेंगे कि सर रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है? देखो, रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि मेरे मेरे राइट हैंड की साइड में कोई 2 फीट पे मेरे पास में 2 फीट पे कोई खड़ा हुआ है राइट साइड में। अब मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट है और वो मेरे पास में लेफ्ट साइड में आ जाए और 2 फीट पे गए, तो क्या होगा? मैं कहूंगा कि रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदली, मैं कहूंगा कि रिलेटिव पोजीशन बदली। राइट साइड से वो हमारे पास में लेफ्ट साइड में आ गया। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आप लोग समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये कहा है कि अगर मान लो दो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास में आ जाए, अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास में आ जाए जो कि समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, दो मॉलिक्यूल हमारे पास में ऐसे आ जाए जो कि एक दूसरे से ग्रुप्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव डिस्टेंस में डिफरेंट ना हो। रिलेटिव डिस्टेंस उनके अंदर डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जो चीज डिफरेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिलेटिव पोजीशन। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो अगर मान लो दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें रिलेटिव पोजीशन बदलती है लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलती है, तो उसको आप लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस तरह के फिनोमेना को आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक केस अभी मैंने आपको समझाया है और मैंने ये कहा है कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। एक तो केस ये रहा, लेकिन अब हम यहां पर एक दूसरे केस की बात करते हैं। मेरे पास में यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है। मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया है, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। इस मॉलिक्यूल को एक बार ध्यान से समझिए। इसमें अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ठीक, तो इस केस में ग्रीन और ये वाला ग्रीन, ये दोनों ग्रीन मैंने पकड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं बेटा, ठीक, इस केस में क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास में यहां पर ग्रीन और ये ग्रीन, तो यहां पर क्या है कि इन दोनों ग्रीन के बीच की डिस्टेंस इस टाइम पर सिमिलर है। आप देख लीजिए, ये भी हमारे पास में कार्बन एटम है, ये भी हमारे पास में यहां पर कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। इससे अटैच्ड मैंने यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा रखी हैं और यहां पर एक ग्रीन लगा रखा है। इस वाले केस में एक ग्रीन लगा रखा है और यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा रखी है। अब ये देखिए, इस टाइम पर अगर आप देखें तो इस केस में ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस कम है। अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, ऐसे कर घुमा देता हूं यहां पर, तो आप ये देखेंगे ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ गई। तो पहले सिचुएशन क्या थी? पहले सिचुएशन ये थी जब ग्रीन और ग्रीन के बीच में डिस्टेंस कम थी तो हमारे पास में एक फॉर्म बनी मॉलिक्यूल की। लेकिन बेटा, जब मैं यहां पर इस कार्बन को इस कार्बन के बीच में यहां पर इसको घुमा रहा हूं, तो घुमाने से क्या हो रहा है कि इस केस में ग्रीन और ग्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर दो ग्रुप के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल गई। इससे पहले वाला जो केस मैंने आपको समझाया था बेटा, उस वाले केस में ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदली थी, लेकिन इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल गई। तो अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल जाती है, अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस यहां पर बढ़ रही है, और अगर इसको और घुमाता हूं तो इस केस में यहां पर पास में आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन पास में आ गया। अगर मान लो ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल रही है, तो याद रखिएगा कि इट कैन नॉट बी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल नहीं हो सकती। क्योंकि ऑप्टिकल की जो कंडीशन है वो ये है कि वहां पर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन बदलनी चाहिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये वाली सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है, गुड इवनिंग टू एवरीवन, अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं हो सकती।
ऑप्टिकल नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी होगी अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदल रही है तो देखिए बेटा, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताऊंगा कि अगर आप यहां पर जो मॉलिक्यूल मेरे पास में है इसको देखें, तो इस केस में कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो याद रखना कि सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है, इसको रोटेट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी है, जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी है वो यहां पर कम है। इस रोटेशन को रोकने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, रोटेशन को रोकने के लिए, वो यहां पर कम है और कम होने की वजह से ये बॉन्ड यहां पर घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको भी समझिए बेटा। यस, वंस मोर देखिए मैं क्या बता रहा हूं यहां पर। मैंने बेटा ये कहा है कि अगर मान लो मेरे पास में यहां पर दो कार्बन एटम है और इनके बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा सिंगल बॉन्ड होने की वजह से तो घूम सकता है ना, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो घूम सकता है। देखो अगर मान लो दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एक एटम का जो ऑर्बिटल है, समझो जैसे मान लो ये वाला कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम के हमारे पास में यहाँ पर ऑर्बिटल लगे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर H है, सपोज दैट यहाँ पर H है, मान लो यहाँ पर Cl है, सपोज दैट यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास में H है, यहाँ पर भी हमारे पास में H है और मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में Cl। मान लो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑर्बिटल होगा और इधर से मेरे पास में ये ऑर्बिटल आया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। यहाँ पर चूंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड लगा रखे हैं तो ये मेरे पास में होगा sp3 और ये भी मेरे पास में होगा sp3। अब आप मेरी बात समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो एक sp3 इधर से आया और एक sp3 इधर से आया और इन्होंने ओवरलैपिंग कर दी। अगर ये घूमते हैं तो बेटा ओवरलैपिंग पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। sp3 है तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये घूम सकते हैं। तो इस केस में मॉलिक्यूल को घुमाने से जो हमारे पास में ओवरलैपिंग है वो ब्रेक नहीं होती है और ये मॉलिक्यूल यहां पर घूम सकता है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखो बेटा मेरी बात समझिए, मान लो ये वाला ग्रुप मेरे पास में थोड़ा सा बड़ा है और सपोज ये ग्रीन वाला बड़ा है, तो ग्रीन वाला ग्रुप आप मान लीजिए, ग्रीन वाला ग्रुप आप मान लीजिए कि ये बड़ा है और जो मेरे पास में बचे हुए जो ये यहाँ पर ग्रुप है छोटे हैं, तो ये ग्रुप मान लो बड़ा है। तो बेटा अगर ये ग्रुप बड़ा है तो क्या होगा कि ये एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे। अगर ये ग्रुप हमारे पास में बड़ा होगा तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे और अगर ये एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बेसिक लेवल पे बात समझा रहा हूं अभी आपको, उसके बाद में फिर क्या होगा कि इसको डिटेल में एक एक टॉपिक को डिटेल में लेकर के उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हम उनको देखेंगे। लेकिन पहले हमें बेसिक लेवल पे बात समझ में आनी चाहिए और हमें यह समझ में आना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, जियोमेट्रिकल क्या होती है, कंफर्मेशन क्या होती है, ये बिल्कुल बेसिकली समझ में आनी चाहिए पहले। तो मैंने ये कहा है बेटा कि अगर ये दोनों ग्रीन के जो एटम्स हैं, जो ग्रीन एटम्स हैं, अगर ये बड़े हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल, और अगर ये रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। दूर रहने की कोशिश करेंगे तो जो ऐसी स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। और जिस केस में ये दोनों पास में आ गए होंगे, जिस केस में दोनों पास में आ गए होंगे, उस केस में ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये ग्रुप इस कंडीशन में कम स्टेबल होंगे बेटा, यहां पर कम स्टेबल होंगे। जब ये पास में होंगे तो कम स्टेबल होंगे और जब ये दूर हो जाएंगे तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होंगे। तो मतलब जो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर ये ऐसे रहेगा तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मेरी बात समझना और ध्यान से सुनना। देखो बेटा मैंने बताया कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक तो ये वाली फॉर्म हो गई, ठीक, इसको वैसे हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। दूसरी हमारे पास में ये वाली फॉर्म हो गई,
इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि वो तो डिटेल में कुछ बाद में भी लूंगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि जो दो फॉर्म हैं, एक हो गई मेरे पास में यहां पर स्टैगर्ड फॉर्म, और एक है मेरे पास में यहां पर एक्लिप्स फॉर्म। जो ये दो फॉर्म हैं, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप है, ये कम होता है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो एक्लिप्स फॉर्म है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है कि अगर मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, और उस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स वहां पर अगर प्रेजेंट हैं, तो बेटा होगा क्या, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो रहे होंगे। और जब मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो रहे होंगे, तो उस टाइम पर जब मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो रहे होंगे, तो उस टाइम पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर भी हो रही होगी। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही होगी, देखिए समझिए, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही होगी वो इस फॉर्म में चला जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी घट रही होगी वो इस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन ऐसा रूम टेम्परेचर पर अपने आप होता रहेगा, रूम टेम्परेचर पर ऐसा अपने आप होता रहेगा, क्योंकि रोटेशनल बैरियर एनर्जी कम है, और जो दो फॉर्म या जो डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं उनको कन्वर्ट होने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कम है। वो एनर्जी इतनी कम है कि वो रूम टेम्परेचर पर आपको मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से एक्सचेंज होती हुई नजर आ जाएगी। तो देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या है? मैं बेटा ये कह रहा हूं कि इस केस में ये जो डिफरेंट फॉर्म बनेंगी, जो हमारे पास में इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म बनती हुई जाएंगी, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत सारी फॉर्म बनेगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने आ जाए। एक फॉर्म हो गई, थोड़ा सा अलग हो जाए, अगली फॉर्म हो गई, थोड़ा थोड़ा सा बदलते रहे, तो वी हैव मेनी फॉर्म्स। यहां पर आप लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स मिलेंगे। लेकिन बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स आप लोगों को मिलेगी, ये रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको, ये अपने आप ही इधर उधर बदल रही होंगी। ठीक, तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है, वो आइसोमेरिज्म जिसमें ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है, लेकिन वो अपने आप बदलती है। एक दूसरे में बदलने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदलेगी। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगी। तो दोनों में अंतर आ गया। अब एक तीसरा केस और है हमारे पास, हम उसको भी देखेंगे कि वो क्या होता है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसको आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, मैं यहां पर एक केस ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ जाएंगे। देखो, मेरे पास में यहां पर एक मॉलिक्यूल है, इस टाइम पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इस टाइप। इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइम पर डबल बॉन्ड है। जब यहां पर डबल बॉन्ड है तो याद रखिएगा कि अब मैं इन दोनों कार्बन को घुमा नहीं सकता। अगर मैं इनको घुमाने की कोशिश करूंगा तो देखिए इस केस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इस केस में बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब ये निकला कि अगर मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूं तो इस केस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वरना तो या तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और अगर टूट गया तो इस कंडीशन में घूमेगा तभी जब बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर वही बात है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि आज मैंने यही कहा है कि मैं आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं कि बिल्कुल ये क्लियर कर लेना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है,
कंफर्मेशन आइसोमर का क्या मतलब है, इसको रूट लेवल पे बिल्कुल क्लियर कर लिया जाए, और अगर ऐसा है तो उसके बाद में जो इसकी एडवांस स्टडी है और जो क्वेश्चन है फटाफट होते हुए चले जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए जो बात मैं समझा रहा हूं वो क्या है, इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ग्रीन और ग्रीन सेम साइड है। इस टाइम पर ग्रीन और ग्रीन के बीच के डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं, ओके, अगर मैं ये यहां पर चाहता हूं कि ये जो ग्रीन है मेरे पास में, इस ग्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये बदली जाए, तो देखो बेटा मैं इस बॉन्ड को घुमा करके यहां पर नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इस बॉन्ड को यहां से हटा करके मैं यहां पर लगाऊंगा, और ये मेरे पास में यहां पर ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये वाली कंडीशन होगी। अब ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, देखो समझो बेटा मैंने क्या किया है, ग्रीन और ग्रीन के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मुझे यहां पर बॉन्ड को तोड़ करके शिफ्ट करना पड़ा। ये काम रूम टेम्परेचर पर अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं है। रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड अपने आप ब्रेक नहीं होते हैं, मुश्किल से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ये दो फॉर्म तो हैं, पर ये काम रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। मतलब जब आप यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, देखो ये तोड़ दिया मैंने यहां से, और इसको यहां से यहां लगाया, और इसको मैंने यहां से यहां लगाया। तो अगर आप यहां पर एक फॉर्म ये है जिसमें ग्रीन ग्रीन पास में है, और एक फॉर्म ये है जिसमें मैंने ग्रीन को दूर कर दिया, लेकिन ऐसा करने के लिए बेटा मुझे बॉन्ड ब्रेक करने पड़े, बॉन्ड तोड़ना पड़ा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को तोड़ के इधर उधर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि जो इससे पहले वाला केस था, जो ये वाला केस था बेटा, जब कंफर्मेशन आइसोमर की बात की थी, इस वाले केस में बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं हुई थी। ऐसे ही ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस ऐसे ही यहां पर चेंज हो रही थी, ये बदल रही थी। लेकिन इस टाइम पर अगर मैं ग्रीन और ग्रीन के बीच की डिस्टेंस को चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे बॉन्ड ब्रेक करके तोड़ के यहां से यहां पे लगाना पड़ेगा, यहां से यहां लगाना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, ये अपने आप तो संभव नहीं है, और ये काम तो आपको करना, ये रूम टेम्परेचर अपने आप नहीं होगा। अगर ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस आसानी से ना बदले, अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए, अगर ये दो कार्बन एटम घूम ना पाए, ग्रुप्स के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो अपने आप ना बदल पाए, उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, तो इस टाइप के केस को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक, यस। जब भी कभी बॉन्ड को ब्रेक करने की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इस वाले केस में बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं हुई थी। कंफर्मेशन आइसोमर में बॉन्ड को ब्रेक करने की हमें जरूरत नहीं है। यस, बहुत अच्छे, आप लोग बात समझ रहे हैं, तो मुझे भी बढ़िया लग रहा है कि आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। ओके गुड। तो देखिए अभी तक जो बात मैंने तीन चीजें बताई हैं अब तक, वो क्लियर की हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, उसको आप लोग समझ जाएंगे। कहा है कि अगर ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस, अगर ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस रूम टेम्परेचर पर अपने आप बदल सकती है, आसानी से बदली जा सकती है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कंफर्मेशनल आइसोमर। लेकिन अगर ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस आप लोग आसानी से नहीं बदल सकते, आपको बॉन्ड ब्रेक करके जब लगाने पड़ते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है। लेकिन जो एक और टॉपिक था मेरे पास में, वो था ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल के केस में मैंने ये कहा था कि ऑप्टिकल के केस में जो ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है वो नहीं बदलती है, बल्कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन बदलती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली बात आती है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक केस लूंगा, आप लोग जब सोच के बताना कि जो दो केस मैं यहां पर बना रहा हूं, वो दो केस क्या कहलाएंगे, उनको आप क्या नाम देंगे। एक केस मेरे पास में यहां पर ये है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास में यहां पर ये है। आपको ये बताना है कि ये जो दो मॉलिक्यूल मैंने बनाए, इन दो मॉलिक्यूल में कौन सी रिलेशनशिप है, कौन सी यहां पर आइसोमर पाई जा रही है। तो मैं यहां पर आपको दो मॉलिक्यूल दूंगा बेटा, आप लोगों को ये बताना है कि उनमें कौन सी आइसोमर है।
तो देखिए, दो मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे लगाने हैं और ये जो दो केस है मेरे पास में, वो दो केस हैं ये। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, एक ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। लेकिन इस बार मैं आपको चाहूंगा कि आप जवाब देंगे मुझे कि ये दोनों केस क्या कहलाएंगे, इनको क्या कहा जाए, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कौन सी आइसोमेरिज्म है इन दो मॉलिक्यूल के अंदर, ये आप लोगों को इस बार जवाब देना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जरा बताएं कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। इट्स ए क्वेश्चन। दो मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देख लीजिए, ये बिल्कुल आपके सामने मैंने कर दिए हैं, आप ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए कि इन दो मॉलिक्यूल्स में कौन सी आइसोमेरिज्म है, ये क्या है, इन दोनों को आप एक दूसरे का क्या कहेंगे। ये दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास और इसके बारे में मैंने आपसे पूछा है कि इनको आप क्या कहेंगे, इसमें आपका क्या जवाब आएगा। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रजत जी। मैंने दो मॉलिक्यूल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं क्योंकि मैंने काफी चीजें अभी आप लोगों को समझाई हैं और समझा करके फिर मैंने तुरंत एक क्वेश्चन आपको दिया है और क्वेश्चन ये है कि ये जो दो मॉलिक्यूल मेरे हाथ में हैं, जरा आप ये बताएं कि इन दो मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो केमिस्ट्री को लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा और जो बेसिक बातें हैं जिनको जनरली नहीं टच किया जाता, जिनको जनरली नहीं बताया जाता, वहीं पर ही बच्चे उलझते रहते हैं। तो जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि जो डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म होती हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उनका बेस क्या है, वो कहां से डेवलप हुई है, कैसे डेवलप होती हैं, तो अगर हम ये नहीं जानेंगे तो तब तक याद रखिए बेटा, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको ये दो मॉलिक्यूल दिए हैं और इनके बारे में मैंने पूछा है, आप लोगों के आंसर्स मेरे पास में आ रहे हैं। कुछ ने ऑप्टिकल एंड कंफर्मेशन दिया है, कुछ ऑप्टिकल कह रहे हैं, एक और स्टूडेंट ने ऑप्टिकल दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें क्योंकि इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे आप लोगों को बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। मॉलिक्यूल को मैंने क्लियर कट आपके सामने रखा है, मैं थोड़ा थोड़ा सा घुमा के भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं इसको, मैं घुमा रहा हूं हल्का हल्का, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जिस समय पर आप इसकी बेसिक चीजें समझ ले जाएंगे तो मैं आप लोगों को उस टाइम पर जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और स्पेशली 11th और 12th में उनको बहुत बार कवर अप नहीं करवाया जाता, उनको अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता है और उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं की वजह से आप लोग फंस जाते हैं, उन्हीं की वजह से सिलेक्शन अटक जाता है। तो हमें जो इस टाइप की चीजें हैं जिनको हम, जो शॉर्ट टाइम हमारे पास में है उसमें हम निपटा लें, उनको हम समझ लें, तो पक्की बात है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि मेन बात यह है कि आप लोगों के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जहां पर अटकते हैं हम, उनको हमें करना है, उनको हमें समझना है। तो आज उसी के ऊपर चर्चा हुई है और मैंने ये कहा है कि कंफर्मेशनल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। एक छोटा टॉपिक मैंने यहां पर लिया और उसी का डिस्कशन चल रहा है। तो आप लोगों के आंसर्स जो मेरे पास अब तक आए हैं वो है ऑप्टिकल एंड कंफर्मेशनल एंड कुछ ने कहा है ऑप्टिकल एंड कंफर्मेशनल बहुत। लेकिन अब मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से समझें। ओके, अब मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से समझें। देखो बेटा, इस वाले केस में इस कार्बन से ये दो ग्रुप अटैच हैं। मान लीजिए ग्रीन कलर क्लोरीन है, सपोज दैट ग्रीन कलर क्लोरीन है, तो यहां पर इस कार्बन से दो क्लोरीन अटैच है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो इस केस में इस कार्बन से एक क्लोरीन अटैच है और दूसरी क्लोरीन तो दूसरे कार्बन से अटैच है।
इस केस में याद रखिएगा कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का केस होता है उसमें जिस कार्बन एटम से जो ग्रुप अटैच रहता है, जिस कार्बन एटम से जो ग्रुप अटैच रहता है, वो ग्रुप उस कार्बन एटम से ही अटैच रहेगा, उस ग्रुप की उस कार्बन एटम पर पोजीशन नहीं बदलेगी। पहली शर्त है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। तो याद रखिए, फिर देखिए मैं क्या कहा है कि ये दोनों तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही नहीं है। ठीक, ओके, यस, अब आप समझ गए हैं मेरी बात को। तो याद रखिएगा कि ये दोनों अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो अलग अलग कार्बन एटम पर अटैच है, और इस केस में ग्रीन एक ही कार्बन एटम पर अटैच है। सो दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, और इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो मतलब आएगा वो केवल तब आएगा जब जिस कार्बन एटम से जो ग्रुप अटैच है वो उस ही कार्बन एटम से अटैच रहना चाहिए, और उस ही कार्बन एटम से अटैच रह करके, उस ही कार्बन एटम से अटैच रह करके अगर उसकी रिलेटिव डिस्टेंस बदलती है तो या तो कन्फर्मेशनल होगी या फिर ज्योमेट्रिकल होगी। अगर वो रिलेटिव डिस्टेंस अपने आप बदलती है, आराम से बदलती है, तो कन्फर्मेशनल होगी, और अगर वो थोड़ा सा मुश्किल से बदलती है, अगर रिलेटिव डिस्टेंस को बदलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल है। लेकिन अगर मान लो ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस भी ना बदले, अगर ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस भी ना बदले, लेकिन फिर भी जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, जैसे कि ये दोनों मॉलिक्यूल हैं तो दे आर डिफरेंट, क्योंकि इसमें ग्रीन नीचे है, इसमें ऊपर है। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन बन जाए कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस ना बदले बल्कि ग्रुप्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन बदले, तो फिर हम इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं उम्मीद कर सकता हूं अब कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इनके बीच में कि कब ज्योमेट्रिकल होती है, कब ऑप्टिकल होती है, कब कंफर्मेशन होती है और कब स्ट्रक्चरल होती है, ये बेसिक डिफरेंस तो कम से कम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें बेसिक समझना था। यस, गुड। तो मुझे भी बढ़िया लगा कि आप लोग इस बात को समझ पाए हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी आइसोमेरिज्म कब होती है। लेकिन अब यहां पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। ठीक, और ये जरूरी नहीं कि मैं क्वेश्चन कौन सी आइसोमेरिज्म के दूं, ठीक, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हमारे पास में आगे टाइम है, जब क्लासेस होंगी तो हम वहां पर डिटेल में समझेंगे चीजों को और एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के केसेस और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। छोटे छोटे रैंडम क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहीं से स्टार्ट किया, और ये वाला केस मेरा ये है कि इस वाले केस में ये तो पक्की बात है कि यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर इस कार्बन से कार्बन अटैच है और फिर एक ही कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन इस वाले केस में ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी अटैच है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी अटैच है। तो मतलब ये निकला कि इस केस में जो आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें कौन सी है। बेटा मैं जल्दी ही इस बात को बता देंगे। वैसे जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है नीट और आईआईटी के लिए, नीट और आईआईटी के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो क्रैश कोर्स 12th से स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर सिस्टमेटिक वे में हम लोग चीजों को पढ़ाएंगे और बिल्कुल एक एक चीजें, और जो हमारे पास में लगभग 50 दिन का कोर्स चलेगा, 45 डेज की लगभग क्लासेस उसमें होंगी और कुछ टेस्ट भी होंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में हम वहां पर एक तैयारी करवा रहे हैं, एक रिवीजन। जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक हम एक रिवीजन आप लोगों को लगवा देंगे। तो उसमें सब चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो उसका जो टाइमिंग है वो तो मॉर्निंग में रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी सफलता.com पे, सफलता क्लासेस पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। तो उसके हिसाब से पूरा जो सिलेबस है आपका उसको हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं वहां पर सिस्टमेटिक वे में। डेली क्लासेज होंगी और डेली चीजें वहां पर समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इन दोनों को एक दूसरे का कौन सा आइसोमर का क्या होना चाहिए। यहां पर जो क्लासेज है बेटा वो जब आप रजिस्टर कर लोगे तो वो और भी बेटर प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी तो हम लोग लाइव सेशन में हैं,
लेकिन उसके बाद में वो और भी बेटर प्लेटफॉर्म जूम पे होंगी, बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि आप लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हों, तो लाइव क्लासेस होती हैं और प्रॉपर डिस्कशन के साथ में वहां पर मैं चीजें समझाऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से चीजें बताऊंगा। वहां पर ये भी रहेगा कि डेली का एक रूटीन बना रहेगा कि आज मैंने ये पढ़ाया, कल मुझे क्या पढ़ाना है, उससे अगले दिन मुझे क्या पढ़ाना है, इतना टॉपिक होने के बाद में फिर मुझे टेस्ट क्या लेना है। तो वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम वहां पर बनेगा और सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, और जो आईआईटी के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। तो वहां पर आप लोग एक बार चेक कर लेना, वहां से आप लोग ऑफर भी देख सकते हैं, अभी ऑफर भी है, आप लोगों को फायदा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि इस केस में अगर हम बात करें और आपसे यहां पर ये पूछा जाए कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हैं, बट कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक, किस तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां पर है, ये हमें यहां पर चेक करना है कि कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। जैसे अगर मैं आपको बेटा याद दिलाता हूं, तो मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है कि एक होती है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर, जिसमें ग्रुप्स के बीच की पोजीशन बदल जाती है कि इस कार्बन पे से ग्रुप हट करके दूसरे कार्बन पे जा लगता है या उस पे से हट करके कहीं और जा लगता है। तो अगर ग्रुप्स की हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं डिफरेंट कार्बन एटम्स पर, तो उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि अगर हमने कोई पोजीशन चेंज की या हमने कोई वेरिएशन किया, लेकिन पता चला कि वहां से जब हमने कोई वेरिएशन उसके अंदर किया तो पता चला कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है तो हम उसको फंक्शनल आइसोमर का नाम दे देते हैं, तो फिर वहां पर फंक्शनल आइसोमर हो जाती है, ठीक। फिर इसके अलावा एक वहां पर टोटोमेरिज भी होती है, जिसमें कीटो इनोल आइसोमर आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको आइडिया हुआ होगा कि हम लोग टॉपिक क्या समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस साल में जिन लोगों को आईआईटी और नीट के एग्जाम देने हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनको एक रिवीजन मिलना चाहिए। आपने खूब पढ़ाई कर रखी है या अभी आपने 12th किया है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक रिवीजन की, एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और जिसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सिस्टम दिया जाए। ओके जयसवाल जी, तो देखिए जरा एक बार यहाँ पर क्या कहानी है। यहां पर अगर देखा जाए तो इस केस में यहां पर ये अल्कोहल है, लेकिन इस केस में ये ईथर हो गया। यहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, और अगर आप ऐसा कोई बदलाव करते हैं तो इसको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर। ओके, तो ये जो दोनों हैं हमारे पास में, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर, ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो इस टाइम पर जो मैंने यहां पर लिखा है, दे आर द फंक्शनल आइसोमर, ये फंक्शनल आइसोमर शो कर रहे हैं। गुड इवनिंग जयसवाल जी। देखिए एक बार बेटा फिर से समझिए, और केस यहां पर करते हैं, उसको भी आप लोगों को क्लियर करना है। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरे पास में यहां पर CH3, यहां पर CH2, और यहां पर मैंने ले लिया है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मेरे पास में है OC2H5। एक मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल में इस तरीके से करके यहां पर लिखा हूं CH3 CH2, यहां पर मेरे पास में CH2, अगेन फिर CH2, और यहां पर मेरे पास में CO, और यहां पर OH। इस तरीके से मॉलिक्यूल में लिखा। आपको ये बताना है कि इस केस में यहां पर कौन सी आइसोमर होनी चाहिए। इस केस में इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आप कौन सी आइसोमर यहां पर कह सकते हैं, कौन सी आइसोमर होगी। ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और क्लियर है, क्योंकि पहले वाला जो कंपाउंड है, आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वो एक एस्टर है, लेकिन पोजीशन नहीं है बेटा, पोजीशन नहीं है। समझिए जरा एक बार, एक्चुअल में जो पहले वाला कंपाउंड है वो एक एस्टर है, लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है बेटा, ये एसिड है, ये एस्टर नहीं है, ये एसिड है। तो अगर मान लीजिए जैसे ऊपर वाला कंपाउंड है, आप इस कंपाउंड का अगर नाम लिखें तो ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पर इथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, इसका नाम बनेगा इथाइल प्रोपोनेट, इथाइल प्रोपोनेट। तो मतलब ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये एस्टर है, लेकिन अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5,
इसमें 5 कार्बन एटम है और ये पेंटेनोइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड है, ठीक है। तो दोनों जो कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, इससे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक। ये क्लियर हुआ। मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, आप लोग उसको समझेंगे। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है CH3, यहां पर मेरे पास में है CH2, यहां पर मेरे पास में है CH2 और यहां पर मैंने दिया है OCH3। एक कंपाउंड मैंने ऐसे लिखा है और दूसरे कंपाउंड को मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3CH और यहां पर मेरे पास है CH3O और यहां पर है CH3। ये दो कंपाउंड मैंने यहां पर लिखे हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होते हैं। इन दोनों कंपाउंड को एक बार जरा सोचिए कि ये क्या है। एक आंसर आया है अभी, पोजीशन। एक और आंसर आया है, उन्होंने भी इसको पोजीशन ही कहा है। ओके, तो इसका मतलब ये निकला कि आप कंफर्म है। देखिए इस केस में क्या है बेटा, इस कंपाउंड का एक बार अगर हम नाम सोचेंगे तो देखिए इस केस में हमारे पास में ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, छोटे वाला ग्रुप, जब बीच में ऑक्सीजन आ जाए और इस साइड में और इस साइड में हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इनको इसको कहा जाता है ईथर। तो यहाँ पर ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो छोटा ग्रुप होता है उसकी नेमिंग करते टाइम जो छोटा ग्रुप होता है उसमें ऑक्सी टर्म हम लगाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये बोला जाएगा मिथोक्सी, ये मिथोक्सी। और यहाँ पास है 1 2 एंड 3, तो ये कंपाउंड है हमारे पास है 1 मिथोक्सी प्रोपेन। ये कंपाउंड इस टाइम पे 1 मिथोक्सी प्रोपेन है। लेकिन इसमें देखेंगे 1 2 एंड 3, तो ये जो मिथोक्सी ग्रुप है मेरे पास, ये मिथोक्सी ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये इथेन नहीं है बेटा, 1 2 3 तीन कार्बन एटम है, 1 2 3 यहाँ पर भी तीन कार्बन एटम है, तो ये इथेन नहीं है बल्कि प्रोपेन है। तो ये होगा मेरे पास में 1 मिथोक्सी प्रोपेन और ये होगा सेकंड नंबर पर है तो 2 मिथोक्सी प्रोपेन। ओके, 2 मिथोक्सी प्रोपेन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, इट विल बी 2 मिथोक्सी, 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड की जो नेमिंग है वो हो जाएगी हमारे पास में 1 मिथोक्सी, 1 मिथोक्सी एंड इट विल बी प्रोपेन, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को और दूंगा और उसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसका ध्यान से करें, उसका क्या जवाब हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास में यहां पर है CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH और यहां पर मेरे पास में है OH। एक कंपाउंड तो इस तरीके का मैंने लिया और एक और कंपाउंड हमारे पास में है CH3 CH2 और यहां पर CH डबल बॉन्ड O है हमारे पास। एक और कंपाउंड हमारे पास में है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है CO एंड इट इज CH3। तो एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है और नेक्स्ट वन दैट इज C। तो ये तीन कंपाउंड, 3 कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस केस में कौन से कंपाउंड की किसके साथ में क्या आइसोमेरिक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किसकी किसके साथ में क्या आइसोमेरिक है। जैसे अगर मान लीजिए पहले मैं ये जानना चाहूं कि A और B में बताओ क्या है, फिर मैं कहूं कि A और C में बताओ क्या है, फिर मैं आपसे कहूं कि B और C में भी बताओ क्या है, कौन सी आइसोमेरिक यहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास है कि अगर मैं A और B के बारे में आपसे पूछूं तो इस केस में कौन सी आइसोमेरिक यहां पर है। सेकंड जो केस है हमारे पास, सेकंड ये केस ये है कि अगर मैं कहता हूं कि B और C के बीच में कौन सी आइसोमेरिक है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि A और
ए और सी में कौन सी आइसोमर है? तो आपको यहां पर पता करना है कि किसके बीच में कौन कौन सी आइसोमर यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, वो अच्छा है। जो भी टाइम आप हमारे पास में है उसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, टेस्ट के साथ में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो केवल एक बार, मुश्किल है तो केवल एक बार, और वो ये है कि सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? देखिए, अगर मान लीजिए आप इन दोनों पे ध्यान दें तो जब देखिए इसमें क्या हुआ है, पहले मैं बी को लिखा तो यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर CH3, यहाँ पर मेरे पास में है CH, यहाँ पर मैंने H लिख लिया है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में है CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने O लिखा है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाए, और जो हमारे पास में यहाँ पर ये लोन पेयर है ये इस H को ले ले, और ऐसा करने के बाद में जो कंपाउंड हमारे पास में बनेगा वो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आ जाएगा अब डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, और यहाँ पर जाएगा मेरे पास में OH। आप समझ गए होंगे कि जो फिनोमिना मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है ये फिनोमिना टोटोमेरिज्म का होता है, ये फिनोमिना टोटोमेरिज्म का होता है। अब आप लोग समझ गए, अब आपको याद आ गया, ठीक। ये जो प्रोसेस है ये होता है टोटोमेरिज्म का। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके पास वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन यहां से यहां पर जम करके आई है, तो ये वाला जो केस बनेगा दैट विल बी टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म एक तरह की फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होती है, लेकिन बस अंतर ये होता है कि जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इसलिए ये टोटोमर कहलाएंगे। तो जो पहले वाला केस था, ये वाला केस था, तो इसका करेक्ट आंसर था टोटोमेर। तो ये केस सबसे सही माना जाएगा, इसका आंसर दैट इज टोटोमेर। ओके, इट इज नॉट हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है बेटे, बल्कि ये एक मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में, इसको मैं आगे करा दूंगा, कोई बात नहीं है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में जो एल्डो या कीटो फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में यहां पर बदलना सीखते हैं। तो इस केस में यहां पर इनॉल फॉर्म बनी हुई है। एक क्वेश्चन हमारे पास में था बीओसी में। बीओसी में देखो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर माने जाते हैं। तो इस कंडीशन में बीओसी के बीच में यहां पर जो केस आएगा दैट विल बी फंक्शनल आइसोमर। तो बीओसी पक्का है कि फंक्शन है। देखिए इस केस में और इस केस में जब देखिए ध्यान से देखिए, एक्चुअल में इस कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड नहीं बना हुआ है, मैंने एओसी में पूछा है। देखिए इस वाले केस में इस कार्बन से ऑक्सीजन यहां पर है और इसमें यहां पर बीच वाले पर है। तो याद रखिए कि यहां से हाइड्रोजन को आप निकाल कर यहां पर लाओगे तो जो इसका टोटोमर बनेगा, देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूं कि जो इसका टोटोमर बनेगा वो कैसे बनेगा। इसका टोटोमर ऐसे बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जाएगा और यहां से ये इस H को ले लेगा। इसका जो टोटोमर बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहां पर OH ऐसे बनेगा ये, एंड इट विल बी CH3। तो इसका जो टोटोमर है वो तो ये है, लेकिन जो A है वो ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, बोथ आर डिफरेंट। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इस केस में इसको भी मैं यहां पर कहूंगा कि इट इज आल्सो फंक्शनल। तो ये भी हमारे पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आइसोमेरिज्म का बेसिक पार्ट होता है, बेसिकली जो हम लोग इसको समझते हैं तो वो कैसे करते हैं वो आपने समझा होगा। लेकिन ये जरूर है कि इसको और अच्छे लेवल पे और एडवांस लेवल पे समझने की जरूरत है। तो अपनी रेगुलर क्लास में, हालांकि और भी क्लासेज अभी हमारी होती रहेंगी, उनको आप देखिए, उनके साथ में आप जुड़िए, ठीक।
आप लोगों को जब आप वहां पर देखेंगे तो आपको लाइव सेशन का भी जो है मालूम पड़ जाएगा कि लाइव सेशन कब कब होता है, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है आज उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिटेल में लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बातों को समझा। गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच।